गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जलधाराएं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जलधाराओं को स्टार्ट किया था। जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हमने देखे थे। जलधाराओं की उत्पत्ति किस तरीके से होती है उस पर हमने बात की थी। और हमने अटलांटिक ओशियन की जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, दोनों ही जलधाराओं पर बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जिसमें हम गर्म जलधाराओं को भी देखेंगे और ठंडी जलधाराओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, ये पूरा का पूरा, ये दोनों तरफ से प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें, हमेशा महाद्वीपों का पूर्वी भाग महासागरों का पश्चिमी भाग होता है। महाद्वीपों का पूर्वी हिस्सा महासागरों का पश्चिमी भाग होता है। इसलिए प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का जो पश्चिमी भाग है वो ये वाला है। ये जो जापान, कोरियन कंट्री, ताइवान, फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है और ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। क्लियर? क्योंकि जलधाराओं के संदर्भ में ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जलधाराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर दिक्कत भी होगी। तो ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है। चलिए, बीच से मैंने यहाँ पर इक्वेटर खींची हुई है, विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा होकर के जा रही है और जो विषुवत रेखा है दोनों ही गोलार्ध को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध में आपको प्रशांत महासागर में जलधाराएं देखने को मिलेंगी, जैसे हमने कल की क्लास में अटलांटिक ओशियन की जलधाराओं पर बात की थी। अब ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को आप देखें, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है, 1/3 है। लगभग आप बोल सकते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। इसका मतलब ये है कि जितने भी महाद्वीप हैं, सातों ही कॉन्टिनेंट को अगर हम एक कर दें तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो 29% है। तो इन सातों महाद्वीपों से ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के ऊपर भी और विषुवत रेखा के नीचे भी पूरा का पूरा जलधाराओं का एक चक्र बनता है और उस चक्र को आज हम इस मैप में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, ये जो विषुवती क्षेत्र है, विषुवती क्षेत्र से होकर के, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, मतलब विषुवती क्षेत्र में 20 डिग्री अक्षांश के बीच में, मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस 20 डिग्री अक्षांश के बीच में अत्यंत मंद गति से, काफ़ी धीमी गति से पश्चिम से पूर्व एक जलधारा, एक पवन चलती है। पश्चिम से पूर्व एक पवन चलती है जिसका नाम है प्रति विषुवती पवन। तो याद रहेगा, इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन में जो पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत मंद गति से पछुआ पवन की दिशाओं में ही, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर एक पवन चलती है जिसको हमने क्या बोला? प्रति विषुवती पवन। अब ये जो प्रति विषुवती पवन है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग ये है, तो प्रति विषुवती पवन कहाँ से कहाँ चलेगी विषुवती क्षेत्र में? पश्चिम से पूर्व की ओर। और मैंने आपको बताया था, पवनें जो होती हैं, पवनें वो महासागरी जल को ढकेलने का काम करती हैं, महासागरी जल को अपनी दिशा में आगे ले जाने का काम करती हैं। क्लियर? तो यहाँ भी प्रति विषुवती पवन क्या करेगी? विषुवती क्षेत्र के जल को पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर के आगे बढ़ेगी, और जब वो पश्चिम से पूर्व की ओर उस जल को लेकर के आगे बढ़ेगी तो उस जलधारा को, उस धारा को हम कहेंगे प्रति विषुवती धारा। तो प्रति विषुवती पवन की वजह से प्रति विषुवती धारा की उत्पत्ति होती है और यहीं से जलधाराओं का जो क्रम है वो प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए भाई, ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा। यहाँ से पवन चलेगी, ये यहाँ पर देखें इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है। तो ये जो सुलावेसी द्वीप है, यहाँ से जो प्रति विषुवती पवन है
वो चलती है। किस दिशा में चल रही है ये? पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है, क्योंकि आप पृथ्वी गोल है, अरे गोल है तो गोल है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो वो आगे तक कहाँ तक जाएगी भाई? ये इधर से ये ऐसी आ जाएगी। अरे बोले आएगी नहीं आएगी? ठीक है। ये प्रति विश्वती पवन इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से आगे बढ़ी और ये विषुवत रेखा होते हुए ये क्या हुई? पूर्वी प्रशांत महासागर में आ गई और ये पवन आकर के कहाँ टकरा रही है? इक्वेडोर तक। तो इसी पवन ने यहाँ से जल राशि को लेकर के भी आगे बढ़ी अपनी दिशा में, और जल राशि जो थी वो इसी प्रति विश्वती पवन के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर आकर के कहाँ टकराई? इस इक्वेडोर के तट पर टकराई। ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर के तट से यहाँ पर एक जल राशि आकर के टकराती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रति विश्वती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति विश्वती धारा। तो प्रति विश्वती पवन की वजह से प्रति विश्वती जो जल धारा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आई और प्रशांत महासागर पूर्व में इक्वेडोर पर टकराई, जिसकी वजह से इस जल के यहाँ इक्वेडोर में टकराने की वजह से जल दो शाखाओं में बढ़ जाता है। यहाँ जल दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कुछ जल उत्तर की ओर जाता है और कुछ जल दक्षिण की ओर जाता है। क्लियर? तो कुछ जल उत्तर में चला गया, कुछ जल दक्षिण में आ गया। अब देखें पूरे गोलार्ध में 3 सन्मार्गी पवनें चलती हैं जिनको हम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। पूर्वी पवन मतलब व्यापारिक पवन, कमर्शियल विंड, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनों का जो मार्ग है, व्यापारिक पवनें दोनों ही गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग से किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर ये आगे बढ़ती हैं। तो जैसे ही ये जल जो है वो 10 डिग्री अक्षांश में आता है तो व्यापारिक पवनें जो हैं वो मिल जाती हैं और व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये जो जल है वो किस दिशा में मुड़ जाएगा? ये पूर्व दिशा है, तो ये किस दिशा में मुड़ जाएगा? ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। और पश्चिम दिशा में मुड़ करके ये जो जल है ये यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया कुछ द्वीप हैं और यहाँ पर एक द्वीप है, एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। फिलीपींस के तट से आकर के टकराती है। तो इस जलधारा को हम नाम दे देते हैं, कौन सी जलधारा? उत्तर विश्ववती जलधारा। लेकिन किस कॉन्टिनेंट की? पैसिफिक ओशियन की या प्रशांत महासागर की। तो 1 नंबर दे दूं इसे मैं। चलिए, तो ये कौन सी जलधारा हो गई भाई? तो ये हो गई उत्तर विश्ववती जलधारा। उत्तर विश्ववती जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई समझ में आया? अगर ये जलधारा आपको समझ में आ गई तो आगे की सारी गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूं। विश्ववती क्षेत्र में एक पवन चलती है अत्यंत मंद गति से पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसको प्रति विश्ववती पवन कहते हैं। प्रति विश्ववती पवन यहाँ पर एक सुलावेसी द्वीप है, इसके निकट से होकर के यहाँ से आगे बढ़ती है। ये पवन अपने साथ जल को लेकर के भी आगे बढ़ती है, क्योंकि पवनों का ही अनुसरण महासागरी जल करते हैं। तो ये जो जल था यहाँ आकर के टकराया पूर्वी प्रशांत महासागर में। इक्वेडोर से टकराने के बाद ये जल 2 शाखाओं में बढ़ गया। जल की एक शाखा उत्तर में गई, एक शाखा दक्षिण में आई। जो शाखा उत्तर की ओर गई वो 10 डिग्री अक्षांश तक वो जल जैसे ही पहुंचता है तो 10 डिग्री अक्षांश में एक पवन चलती है उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, जिसको हम कमर्शियल विंड या व्यापारिक पवनें कहते हैं। और इन्हीं व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये जो जलधारा है ये इस दिशा में मुड़ जाती है और ये इस दिशा में मुड़ करके मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर के ये फिलीपींस के तट में टकराती है। तो फिलीपींस के तट तक मतलब इक्वेडोर, कोलंबिया से लेकर के फिलीपींस के तट तक जो जल राशि जाती है, इस जल राशि को ही हम उत्तर विश्ववती जलधारा कहते हैं। तो मुझे लगता है ये जलधारा क्लियर हुई आपको। चलिए, दूसरी जलधारा अब हम देखते हैं जिसका नाम है क्यूरोशियो जलधारा। कौन सी जलधारा? क्यूरोशियो जलधारा। तो देखें, अब ये जो जल फिलीपींस के तट तक आया, इक्वेडोर से होते हुए कोलंबिया, कोलंबिया से सीधे सीधे ये जलधारा इधर मुड़ गई और कहाँ तक आ गया ये? फिलीपींस के तट तक।
तो फिलीपींस के तट से टकराकर ये जो जलधारा है फिलीपींस के पूर्वी तट के किनारे किनारे ताइवान होते हुए जापान का होन्शु, शिकोकू, क्यूशू द्वीप मिलता है। जापान आपको पता है बहुत सारे द्वीपों पर बसा हुआ एक देश है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। सबसे ऊपर आपको होक्काइडो मिलेगा, फिर सबसे बड़ा द्वीप है इसका होन्शु, फिर शिकोकू और सबसे लास्ट में क्यूशू। इसी क्यूशू शहर पर नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर हैं, नहीं, हिरोशिमा जो है वो शिकोकू पर है, क्यूशू जो है वो नागासाकी पर है। तो 4 बड़े द्वीप हैं जिसमें से जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप तक ये जलधारा आगे बढ़ती है। मतलब उत्तर विश्वती जलधारा फिलीपींस के तट से टकराने के बाद फिलीपींस के पूर्वी तट के किनारे किनारे ताइवान होते हुए जापान के पूर्वी तट से होते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ती है और ये होन्शु द्वीप तक जाती है। तो फिलीपींस से लेकर के होन्शु द्वीप तक इस जलधारा को हम क्यूरोशियो जलधारा के नाम से जानते हैं। कौन सी जलधारा कहते हैं? क्यूरोशियो जलधारा। तो 2 नंबर दे दूं मैं इसको, क्योंकि मैंने बोर्ड में यहाँ पर क्यूरोशियो को कौन सा नंबर दिया है? 2 नंबर दिया। क्लियर? क्यूरोशियो जलधारा समझ में आ गई? तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वही उत्तर विश्वती जलधारा फिलीपीन से टकराई, तो फिलीपीन से वही जल आगे बढ़ा तो जापान के होन्शु द्वीप तक। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया? क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो जलधारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्यूरोशियो जलधारा जैसे ही होन्शु द्वीप पर आती है, वैसे ही जैसे ही ये होन्शु द्वीप पर आती है, वैसे ही ये जो जलधारा है होन्शु द्वीप पर आने से पहले ये जो होन्शु द्वीप है इससे इसका कुछ जल जो है वो टकराता है और कुछ जल टकराने के बाद इसका कुछ जल यहाँ पर पूर्वी जापान सागर है, इस जापान सागर में प्रवेश कर जाता है। क्लियर? तो कौन से सागर में प्रवेश कर जाता है? या पूर्वी सागर, या इसी को जापान सागर कहते हैं। तो जापान सागर या पूर्वी सागर में, मतलब जापान और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच ये सागर है, पूर्वी सागर, या इसी को हम जापान सागर कहते हैं। इस सागर में उसकी एक शाखा प्रवेश कर जाती है। किस जलधारा की? क्यूरोशियो जलधारा की एक शाखा प्रवेश कर जाती है जिसको हम सुशीमा जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुशीमा जलधारा। तो यहाँ पर बोर्ड में हमने सुशीमा जलधारा को कौन सा नंबर दिया हुआ है? 3रा नंबर दिया है, तो सुशीमा जलधारा। तो क्लियर हो गया आपको सुशीमा जलधारा क्या है? तो सुशीमा कुछ और नहीं बल्कि क्यूरोशियो जो जलधारा है वो जापान के तट से टकराई, जिससे कुछ जल जापान के पूर्वी तट से होकर के आगे बढ़ गया और कुछ जल जो था वो पूर्वी सागर या जापान सागर में प्रवेश कर गया। तो जो जल पूर्वी सागर या जापान सागर में प्रवेश किया उसी जलधारा को हमने क्या कहा? सुशीमा जलधारा। एक छोटी सी जलधारा है सुशीमा जलधारा। क्लियर हुई ये बात आपको? जैसे ही होन्शु द्वीप से ये जलधारा आगे बढ़ती है क्यूरोशियो जलधारा, वैसे ही आ जाती है पछुआ पवन बेल्ट में। कहाँ जाती है? पछुआ पवन बेल्ट में। और जो पछुआ पवनें होती हैं मैंने आपको बताया था 40 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये आगे बढ़ती हैं, चलती हैं। तो जैसे ही पछुआ पवन बेल्ट में ये जलधारा आ जाती है क्यूरोशियो जलधारा, तो ये पछुआ पवन के प्रभाव से इसमें विक्षेप होता है, मतलब ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर ये कनाडा और अमेरिका का जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। क्या कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है, जिसको हमने बोर्ड में 4 नंबर दिया है, इसलिए मैं यहाँ इसको 4 नंबर दे देता हूँ। इस जलधारा को हम क्या कहेंगे? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या बोलेंगे भाई? उत्तरी प्रशांत प्रवाह, या इस जलधारा को हम उत्तरी प्रशांत जलधारा भी कहते हैं। प्रवाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जलधारा बहुत बड़े क्षेत्र में अत्यंत तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो समझ में आया? तो यही जलधारा क्यूरोशियो जलधारा जैसे ही जापान के होन्शु द्वीप तक पहुंची, होन्शु द्वीप आते ही ये पछुआ पवनों के बेल्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से पछुआ पवनें इस जलराशि को किधर ढकेल देती हैं? पूर्व से
ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेल देती हैं। पश्चिम, ये पश्चिमी भाग है प्रशांत महासागर का, पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेल देती हैं। तो ये जल राशि जो है यहाँ से आगे बढ़ती है जापान से, तो जापान से लेकर के ये अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट में आकर के ये जल राशि टकराती है। तो यहाँ तक, मतलब जापान से लेकर के अमेरिका और कनाडा का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ तक इस जलधारा को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, प्रवाह भी बोला जाता है, जलधारा भी बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर बोर्ड में प्रवाह लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आ गया उत्तरी प्रशांत प्रवाह आकर के कहाँ टकराई? ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में टकराई। ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया कहलाता है। तो जैसे ही यहाँ टकराई वैसे ही यहाँ भी क्या होगा? दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। तो जल राशि दो शाखाओं में बढ़ गई। एक जल राशि जो थी वो दक्षिण की ओर आ गई, कुछ जल राशि दक्षिण की ओर आ गई, और कुछ जो जल राशि थी वो ये कनाडा के तट के सारे ये अलास्का तक चले जाती है। कहाँ तक चले जाती है? कनाडा के तट के सारे अलास्का तक चले जाती है। और इसी जलधारा को हम एक और नाम दे देते हैं। कौन सी जलधारा? अलास्का जलधारा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलास्का जलधारा है वो कैसी जलधारा है? ठंडी है या गर्म जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है, क्योंकि देखो जो उत्तर विश्वती जलधारा थी, विश्वती क्षेत्र से उत्पन्न हुई गर्म जलधारा, वही आगे बढ़ी। तो हमने देखा क्यूरोशियो जलधारा गर्म जलधारा, उसकी एक शाखा अंदर चले गई सुसीमा जलधारा, वही जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो कैसा पानी? गर्म पानी है ना, गर्म जल होगा। तो इसको क्या नाम दे दिया? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये जल राशि ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से टकराई, दो शाखाओं में बढ़ गई। इसकी एक उत्तरी शाखा कनाडा होते हुए अलास्का के तट तक पहुंच गई, जिसको हमने बोल दिया अलास्का जलधारा। जबकि अगर हम अलास्का की स्थिति देखें तो अलास्का जो है बहुत ही ज्यादा उच्च अक्षांश पर स्थित है, लेकिन यहाँ जो जलधारा चलती है वो कैसी जलधारा होती है? ये अलास्का गर्म जलधारा होती है। और गर्म जलधारा होने की वजह से यहाँ से आने वाले बड़े बड़े हिमशिलाखंडों को, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों को ये पिघला देती है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये थी अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा के बाद तो ये थी हमने अभी तक देखी उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। अब हम देख लेते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधारा है उसमें पहली जलधारा है दक्षिण विश्वती जलधारा। अब देखो दक्षिण विश्वती जलधारा फिर से वहीं आ जाइए जहां से हमने स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? प्रति विश्वती धारा से हमने स्टार्ट किया था। तो प्रति विश्वती धारा मतलब विश्वती क्षेत्र में एक अत्यंत मंद गति से पवन चलती है, जिसको हम प्रति विश्वती पवन कहते हैं। ये प्रति विश्वती पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो ये पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ से चलेगी पूर्व की ओर। ये अपने साथ कुछ जल राशि को लेकर के आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रति विश्वती धारा। ये जल, कुछ जल ऊपर गया था जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और कुछ जल क्या हो गया? नीचे आ गया। तो जैसे ही नीचे आता है, जैसे ही नीचे 10 डिग्री अक्षांश तक ये जल पहुंचता है, तो 10 डिग्री अक्षांश में कौन सी पवनें मिल जाएंगी? व्यापारिक पवनें मिल जाएंगी। और व्यापारिक पवनें हमेशा कहां से कहां चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, जिसकी वजह से ये दक्षिण में जो जल राशि नीचे आई थी, ये व्यापारिक पवन के प्रभाव से किधर मुड़ गई? पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ गई। किधर मुड़ गई? पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये इस तरीके से कहाँ आ गई? पश्चिमी प्रशांत महासागर में आ गई। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में आकर के ये दक्षिणी गोलार्ध में किससे टकराती है? पापुआ न्यूगिनी द्वीप से टकराती है। किससे टकराती है? पापुआ न्यूगिनी से टकराती है। इसका मतलब ये कि पेरू के तट से लेकर के व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, पेरू के तट से लेकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव से दक्षिण विश्वती जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो ये पेरू के तट से लेकर के कहां तक चलती है? पापुआ न्यू गिनी तक चलती है। तो पेरू के तट से पापुआ न्यू गिनी तक चलने वाली जलधारा को हम दक्षिण विश्वती जलधारा कहते हैं। और मैंने इसको बोर्ड में कौन सा नंबर दिया हुआ है? 6, छठवां नंबर दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई, कौन से नंबर की जलधारा है ये? 6वें नंबर की जलधारा है। क्या ये समझ में आई आपको दक्षिण विश्वती जलधारा? हर महासागर में मिलेगी आपको। अटलांटिक में भी देखा था दक्षिण विश्वती जलधारा, प्रशांत में भी दक्षिण विश्वती जलधारा, हिंद महासागर में भी देखेंगे हम दक्षिण विश्वती जलधारा। देख लिया हमने दक्षिण विश्वती जलधारा। आगे बढ़ते हैं। यही दक्षिण विश्वती जलधारा जैसे ही पापुआ न्यू गिनी से टकराती है, तो पापुआ न्यू गिनी से टकराने के बाद ये जो जलधारा है
ये ऑस्ट्रेलिया के तट के, पापुआ न्यू गिनी के किनारे किनारे ऑस्ट्रेलिया का तट लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे किनारे ये आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में उत्तर में इसको मिलेगा वाइपा प्रायद्वीप, आपने वीपा का नाम सुना होगा, बॉक्साइट का विशाल भंडार है यहाँ पर। आगे चलेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ शहर मिलेंगे, जैसे आपको ब्रिस्बेन मिलेगा, कैनबरा मिलेगा, सिडनी मिलेगा, कैनबरा मिलेगा। तो उसके किनारे 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 तट के आगे बढ़ती है और इसको हम एक जलधारा का नाम दे देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चल रही है इसलिए इसको बोल दिया हमने पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। क्या नाम दे दिया? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और इसको मैंने बोर्ड में कौन सा नंबर दिया है इस जलधारा को? 7। तो यहाँ पर 7 नंबर मैंने दे दिया। क्या क्लियर हुई आपको यहाँ तक की चीज़ें? समझ में आ गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसे पहुँचे हम वहाँ तक? चलिए, और इसके बाद पूरे विश्व की जो सबसे खतरनाक जलधारा है उसका नाम है एल नीनो जलधारा। कौन सी जलधारा? एल नीनो जलधारा। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप MPPSC का मेंस दें या UPSC का, कई बार आप देखेंगे मेंस में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कई बार प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं एल नीनो जलधारा की कि एल नीनो जलधारा क्या होती है। ये जो एल नीनो जलधारा होती है, ये सारी की सारी जो जलधाराएं ये स्थायी जलधाराएं। कैसी जलधाराएं? स्थायी जलधाराएं। जो जलधाराएं साल भर एक निश्चित दिशा में निरंतर रूप से लगातार इनका प्रवाह होता रहता है। लेकिन जो एल नीनो जलधारा है इसके बारे में बोला जाता है ये लगभग 4 से 5 साल में एक बार उत्पन्न होती है। एल नीनो जलधारा 4 से 5 साल में एक बार उत्पन्न होती है। इसका मतलब हर साल एल नीनो जलधारा उत्पन्न नहीं होती है। और जब भी एल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है ये अपने तटीय क्षेत्र में और पैसिफिक ओशियन में, खासकर साउथ पैसिफिक ओशियन के जो टेम्परेचर को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो देखें जो एल नीनो जलधारा है इनकी उत्पत्ति कहाँ से कहाँ होती है। तो देखो ये जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में, ये जो पेरू का तट आपको जो दिख रहा है, पेरू के तट में इसकी उत्पत्ति होती है। पेरू के तट में 3 डिग्री अक्षांश से लेकर के 36 डिग्री अक्षांश के बीच, याद रखें इस बात को, पेरू के तट में दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में 3 डिग्री अक्षांश से लेकर के 36 डिग्री अक्षांश के बीच इस एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो मैंने जैसा आपको बताया एल नीनो जलधारा स्थायी जलधारा नहीं है। कैसी जलधारा है? अस्थायी जलधारा है, क्योंकि 4 से 5 साल में एक बार उत्पन्न होती है। क्लियर है? जब ये जलधारा, अब ये जलधारा उत्पन्न क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसको समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वायुदाब प्रवणता में अंतर होता है, वायुदाब प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है वायुदाब का अधिक होना, तो वायुदाब प्रवणता जब भी अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो व्यापारिक पौने हैं, व्यापारिक पौने 4 से 5 साल में उस बार जब वायुदाब प्रतिरूप में अंतर पाया जाता है, सॉरी वायुदाब प्रवणता नहीं, वायुदाब प्रतिरूप, वायुदाब प्रतिरूप में अंतर होने के कारण ये जो व्यापारिक पवन जो चल रही थी, यहाँ पे देखा था ना हमने, व्यापारिक पवने 4 से 5 साल में एक बार कमजोर हो जाती हैं। इतनी कमजोर हो जाती हैं ये व्यापारिक पवने कि ये जो जल राशि, देखा था हमने कुछ जल राशि यहाँ टकराई थी, किस वजह से? प्रतिविश्वती धारा की वजह से। प्रतिविश्वती धारा की वजह से कुछ जल राशि टकराई, टकराने के बाद कुछ जल राशि जो दक्षिण की ओर आई, ये जल राशि जो दक्षिण की ओर आती है ये इसको पश्चिम की ओर ले जाने का काम कौन करता है? पूर्व से पश्चिम, ये पूर्वी हिस्सा है भाई, ये पश्चिमी है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने का काम व्यापारिक पौने करती हैं। तो व्यापारिक पौने 4 से 5 साल में एक साल काफी कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस जल राशि को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और जिस वजह से ये जो ऊपर का जो गर्म जल है वो पेरू के तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित तो होने लगता है। इसी को हम नाम दे देते हैं कौन सी जलधारा? एल नीनो जलधारा। हालांकि इसको मैंने बहुत नीचे तक खींच दिया, आपको याद रखना है 3 से लेकर के 36 डिग्री अक्षांश के बीच इन जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ मैंने कौन सा नंबर दिया एल नीनो जलधारा को? 8 नंबर। तो यहाँ मैं दे देता हूँ 8 नंबर 8। क्लियर? समझ में आया एल नीनो जलधारा? एक बार मैं फिर से बताता हूं एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति क्यों होती है।
वायुदाब प्रतिरूप में अंतर होने के कारण 4 से 5 साल में एक बार वायुदाब प्रतिरूप में अंतर होता है। मतलब हमारा जो प्रेशर बेल्ट होते हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है 4 से 5 साल में एक बार, जिसकी वजह से जो व्यापारिक पौने होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये व्यापारिक पौने कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रति विश्वती धारा का जो जल यहाँ टकराया था वो दक्षिण की ओर जो आता है, तो व्यापारिक पौने इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो उसे पश्चिम की ओर नहीं ले जा पाती, इसलिए वो जल जो है पेरू के तट के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बहने लगता है। और चूंकि ये विश्वती क्षेत्र का जल है तो जल कैसा होगा, गर्म होगा या ठंडा होगा, गर्म होगा, इसलिए एल नीनो जलधारा भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होती है। तो याद रहेगा एल नीनो एक गर्म जलधारा है और एक अस्थायी जलधारा है। जब एल नीनो जलधारा ये दक्षिण की ओर आती है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है तो इधर दक्षिण में कभी जलधारा हम अभी देखेंगे ठंडी जलधारा, जिसका नाम है हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा या जिसे हम पेरू की ठंडी जलधारा कहते हैं। जब भी एल नीनो की जलधारा उत्पन्न होती है तब ये पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से एल नीनो की वजह से ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का टेम्परेचर लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना तापमान बढ़ जाता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये एल नीनो जलधारा नहीं चल रही होती है तो नीचे की पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जो जलधारा है वो ऊपर तक चलती है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर ठंडी जो जलधारा है ये नीचे से प्लैंकटन लेकर के आती है, बहुत सारे पोषक तत्वों को लेकर के आती है, जिसकी वजह से पेरू और पेरू के तटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है। कब, जब पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चलती है, जब एल नीनो नहीं चलती। लेकिन एल नीनो के आने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से जो प्लैंकटन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और प्लैंकटन समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ का पूरा जो मत्स्य उद्योग है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पेरू की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी समुद्री संसाधनों पर डिपेंड है। आ गई बात समझ में, चलिए। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ के मत्स्य उद्योग को ढप कर दी इसने एल नीनो जलधारा ने। कौन सा महासागर, ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। यही जल किधर मिलेगा, पश्चिमी हिस्से में मिलेगा, अरे दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, जिसकी वजह से दक्षिण प्रशांत महासागर का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर आग लग जाती है। ऐसा कहा जाता है 1998 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था और यहाँ पर भीषण आग लगती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा जन, धन और वन की हानि होती है। क्लियर हुई ये बात आपको। यही जल जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का किससे मिलना हुआ है, हिंद महासागर से मिल जाता है। और जब ये जल हिंद महासागर से मिल जाता है तो इसकी वजह से, एल नीनो की वजह से, केवल दक्षिण प्रशांत महासागर का ही नहीं बल्कि हिंद महासागर में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब हिंद महासागर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, हिंद महासागर में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर। जबकि हमारे मानसून के लिए क्या चाहिए, हिंद महासागर में हाई प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, हाई प्रेशर। मतलब हिंद महासागर का तापमान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि पौने हमेशा कहां से कहां चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जब यहाँ हाई प्रेशर नहीं होगा, लो प्रेशर होगा, तो पौने उतनी तीव्र वेग से नहीं चलेंगी भारत की ओर। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने हैं वो उतनी तीव्र वेग से नहीं चलेंगी, और जब उतनी तीव्र वेग से नहीं चलेंगी तो क्या होगा, जो भारतीय मानसून है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। भारतीय मानसून पूरी तरीके से प्रभावित ही नहीं होगा बल्कि बहुत कम वर्षा होगी, और बहुत कम वर्षा होने की वजह से आपको पता है कि हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है, कृषि कार्य कर रही है। और जब कृषि उत्पादन नहीं होगा तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस वजह से हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाधित होगी, कम हो जाएगी। सीधे सीधे इसका असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो हमारा मानसून प्रभावित होगा तो आप समझ सकते हैं, उससे आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि मानसून यदि प्रभावित होता है तो उसका असर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है।
क्लियर हुआ? तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करने वाली जलधारा है। कौन सी जलधारा? एल नीनो जलधारा। क्लियर हुआ आपको? तो जो एल नीनो जलधारा है पेरू को प्रभावित कर रही है, यहाँ के मत्स्य उत्पादन को ठप कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में आग लग जा रही है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। इसकी वजह से जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो समुद्री जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि समुद्र का सीधे सीधे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ जाना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये इसका इफेक्ट होता है, ये इसका इम्पैक्ट है एल नीनो जलधारा का। तो समझ में आ गया आपको एल नीनो जलधारा? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एल नीनो जलधारा पूछी जाती है। क्लियर? तो ये देखा अभी तक हमने प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। क्लियर है? गर्म जलधाराएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं देखें भाई। प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसमें जो पहली जलधारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में जो पहली जलधारा है इसका नाम है कैलिफोर्निया जलधारा। कौन सी जलधारा? ये ब्लू इंक से मैं ठंडी जलधाराओं को दिखा रहा हूँ। कैलिफोर्निया जलधारा को हमने कौन सा नंबर दिया है यहाँ पर? फर्स्ट 1 नंबर दे दिया मैंने यहाँ पर, कैलिफोर्निया जलधारा। ये देखें, अमेरिका का ये कैलिफोर्निया राज्य है, अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया राज्य है। तो कैलिफोर्निया के तट के किनारे, मतलब उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के किनारे किनारे एक जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इस जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इस जलधारा की उत्पत्ति भी वैसे ही होती है जैसे कल मैंने आपको बताया था। अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपवेलिंग की क्रिया की वजह से एक जलधारा उत्पन्न होती है जिसका नाम था कनारी। एक कनारी द्वीप देखा था जिस पर स्पेन का कब्जा है। तो कनारी जलधारा की उत्पत्ति जैसे होती है अपवेलिंग की क्रिया से, वैसे ही कैलिफोर्निया जलधारा की उत्पत्ति होती है। अपवेलिंग की क्रिया क्या होती है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? जैसे ही महाद्वीप से महासागर में आती हैं तो वो क्या करती हैं? सतह के जल को हटा देती हैं। सतह का जल गर्म होता है और विषुवतीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागर में सतह का जल गर्म होगा, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो नीचे तापमान कम होता है, मतलब नीचे ठंडा जल होता है, सतह पर गर्म जल होता है। तो अपवेलिंग की क्रिया से क्या हुआ? सतह का गर्म जल हट गया, नीचे का ठंडा जल ऊपर आ गया। तो नीचे के ठंडे जल के ऊपर आने की वजह से जिस जलधारा की उत्पत्ति हुई, इस जलधारा को हमने नाम दिया कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। और जिस क्रिया से नीचे का ठंडा जल ऊपर आया और ऊपर का सतह का गर्म जल हट गया, इस क्रिया को हम बोलते हैं कौन सी क्रिया? अपवेलिंग की क्रिया। क्लियर हुई? तो अपवेलिंग की क्रिया से एक और जलधारा बनी जिसका नाम है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ये जलधारा का जो जल है आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ये उत्तर विषुवतीय जो जलधारा है इसमें आकर के मिल जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी ठंडी जलधारा है, इसका नाम है आयोशियो जलधारा। तो भाई कंफ्यूज मत होना, अभी हमने गर्म जलधारा में देखा था क्यूरोशियो जलधारा, और प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है आयोशियो जलधारा। तो का से स्टार्ट हो रही है गर्म और आ से स्टार्ट हो रही है ठंडी जलधारा। तो अब हम देखते हैं आयोशियो जलधारा। आयोशियो जो जलधारा होती है, देखें इस आयोशियो जलधारा के 2-3 नाम और हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है, कई बार वो नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखें यहाँ पर रसिया है, रूस है। रूस का ये लटकता हुआ जो हिस्सा आपको दिख रहा है, साइबेरियाई रूस का ये जो लटकता हुआ जो एक हिस्सा दिख रहा है, इसको एक, इसमें देखो ये नाम लिखा हुआ है कमचटका। क्या लिखा हुआ है? कमचटका। होता है ना, कुछ लोग चटक जाते हैं, हाँ तो कम चटकना है, ठीक है, ज्यादा नहीं चटकना है। तो इसका नाम क्या है? कमचटका। तो इसको कमचटका प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप है, ये कमचटका प्रायद्वीप है, इसके सहारे एक जलधारा ऊपर से नीचे आती है, इसलिए इसको कमचटका प्रायद्वीप भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, कमचटका के अलावा यहाँ पर एक बहुत सारे द्वीप हैं जिनका नाम है कुरिल द्वीप। क्या नाम है? कुरिल या क्यूराइल द्वीप है। इसी के नाम पर इसको क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूराइल जलधारा।
तो कमचटका जलधारा, क्यूराइल जलधारा और आयोशियो जलधारा, ये तीनों ही जलधारा एक ही जलधारा है। जलधारा एक है, नाम अनेक हैं। क्लियर हुई ये बात आपको? तो कमचटका किस आधार पे? रूस का ये जो प्रायद्वीप है उसका नाम है कमचटका, उस आधार पे यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों का एक समूह, एक श्रृंखला पाई जाती है कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के जापान तक, जिसको कुरील द्वीप समूह कहा जाता है। तो उसी के नाम पर क्यूराइल जलधारा इसका नाम पड़ा है, क्योंकि उसी के किनारे किनारे जलधारा आगे बढ़ती है। कहाँ से कहाँ आती है, कैसे उत्पन्न होती है, तो इसको देख लीजिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो बेरिंग सागर आपको दिख रहा है, रसिया का जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, यहाँ के हिम शिलाखंड पिघलते हैं, और हिम शिलाखंड के पिघलने से ये जो अतिरिक्त जल राशि प्राप्त होती है, ये जल राशि कमचटका प्रायद्वीप से होकर के कमचटका के पूर्वी तट के किनारे किनारे, क्यूराइल द्वीप के पूर्वी तट के किनारे किनारे होते हुए ये आगे आकर के, ये हमने देखा था कौन सी जलधारा थी, उत्तर प्रशांत प्रवाह। कौन सी जलधारा थी? उत्तर प्रशांत प्रवाह। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह से आकर के मिल जाती है जापान के होकाइडो तट के पूर्वी भाग में। आ गई बात समझ में? तो जापान का जो होकाइडो द्वीप है, इसके पूर्वी भाग में उत्तरी प्रशांत प्रवाह से आकर के कौन सी जलधारा मिल जा रही है? आयोशियो जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है। और जब ये दो विपरीत स्वभाव वाली जलधाराएं मिलती हैं, विपरीत स्वभाव मतलब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो बड़ी मात्रा में कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे का निर्माण होता है तो वो प्लैंकटन नामक जो वनस्पति होती है उसके लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन होती है, बड़ी मात्रा में प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। और जहाँ बड़ी मात्रा में प्लैंकटन मिलेंगे वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में समुद्रों में मत्स्य उत्पादन होता है, मछलियों का उत्पादन होता है। तो जापान भी एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री मछलियों का उत्पादन करता है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो कौन सी दो जलधाराएं मिली यहाँ पर आपस में? आयोशियो नामक ठंडी जलधारा और उत्तरी प्रशांत प्रवाह नामक गर्म जलधारा। तो आयोशियो को क्या नंबर दिया हमने यहाँ बोर्ड में? सेकेंड, 2 नंबर दे दिए हमने, 2 नंबर। समझ में आ गया? आयोशियो हिमशिलाखंड के पिघलने से वो नीचे की ओर आई। इसके अलावा फिर हम देखते हैं यहाँ की एक और ठंडी जलधारा है जिसका नाम है ओखोटस्क जलधारा। क्या नाम है? ओखोटस्क। तो ये ओखोटस्क कुछ नहीं, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क सागर। तो इसी की जो कुछ जो जलराशि होती है, किसकी? आयोशियो जलधारा की। ये आयोशियो जलधारा की एक जो जलराशि है, ये द्वीपों को क्रॉस करके, द्वीपों को पार करके कहाँ चले जाती है? ओखोटस्क सागर में चले जाती है, और इस आधार पर इसका नाम पड़ जाता है कौन सी जलधारा? ओखोटस्क जलधारा। तो यहाँ बोर्ड में मैंने 3 नंबर दिया हुआ है ओखोटस्क जलधारा को, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 नंबर ओखोटस्क जलधारा। क्लियर हुई ओखोटस्क जलधारा? तो ओखोटस्क जलधारा कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। कहाँ पर है ओखोटस्क सागर? ये रूस का जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये देखें, ये अंदर काफी घुसा हुआ है, जो जलराशि है ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ब्लू कलर में ये सागर को शो किया हुआ है। तो जो आयोशियो जलधारा ऊपर से आई, ये द्वीपों से टकराकर यहाँ पर बढ़ जाती है, इसकी एक शाखा जो है अंदर की ओर चले जाती है, ठंडा जल है, तो ये जलधारा भी कैसी होगी? ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इस तरीके से ओखोटस्क जलधारा का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखें अगली जलधारा है जिसका नाम है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, या दक्षिणी प्रशांत जलधारा भी इसको कहते हैं। क्या होती है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह? तो कल मैंने आपको बताया था, दक्षिण में हिमशिला खंडों के पिघलने से, बड़े बड़े ग्लेशियर के पिघलने से जो अतिरिक्त जल राशि प्राप्त होती है, वो जो अतिरिक्त जल राशि है जब कहाँ आ जाती है? पछुआ पवन बेल्ट में आ जाती है, जहाँ से पछुआ पवनें चलती हैं। तो मैंने आपको बताया पछुआ पवन कहाँ से कहाँ चलती हैं, कहाँ से कहाँ चलेंगी? 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के 40 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। तो जैसे ही ये ग्लेशियर, नीचे के जो ग्लेशियर हैं, हिमशिलाखंड पिघलते हैं, अतिरिक्त जल राशि मिलती है और ये जल राशि पछुआ पवन बेल्ट में आती है, तो पछुआ पवन इस जल राशि को बहुत तीव्र वेग से बहुत व्यापक क्षेत्र में लेकर के पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी जलधारा को हम प्रशांत महासागर के दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत प्रवाह या दक्षिणी प्रशांत जलधारा कहते हैं। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कह देते हैं, और हिंद महासागर के दक्षिण में दक्षिण हिंद प्रवाह कह देते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? दक्षिण
दक्षिण प्रशांत प्रवाह। आ गया समझ में दक्षिण प्रशांत प्रवाह? तो कहां से चलेगी? ऐसी चलेगी दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अरे बोलो भाई, ऐसी चलेगी ना, क्योंकि ऐसे उत्पन्न होगी। ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। चलेगी नहीं चलेगी ऐसी? ठीक है। और काफी चौड़ाई में चलेगी, बड़े व्यापक क्षेत्र में चलेगी, बहुत तीव्र वेग से चलेगी, क्योंकि नीचे अवरोध पैदा करने वाला या अवरोध उत्पन्न करने वाला इनके लिए कोई नहीं है। तो अत्यंत तीव्र वेग से ये जलधाराएं यहां पर चलती हैं। क्लियर? इसी की कुछ शाखा, अच्छा इसको क्या नंबर दिया है हमने दक्षिण प्रशांत प्रवाह को? 4, ये हमने 4 नंबर दे दिया। इसकी कुछ जल राशि यहां पर देखो, विश्व का एक सबसे लंबा देश है तट के किनारे किनारे साउथ अमेरिका में, पश्चिमी तट पर, जिसका नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। तो ये इस जलराशि का थोड़ा सा हिस्सा किससे टकराता है? चिली से टकराता है। और चिली से टकराने के बाद ये जो जलराशि है चिली के तट के किनारे किनारे उत्तर की ओर चलने लगती है, और इसको हम नाम दे देते हैं कौन सी जलधारा? पेरू या हम्बोल्ट की कैसी? ठंडी जलधारा। क्योंकि ये जल कैसा था? ठंडा था, हिमशिला खंड के पिघलने से बना, इसलिए ये दक्षिण प्रशांत प्रवाह भी ठंडी जलधारा, और उसका कुछ हिस्सा जो चिली के तट से टकराया, और चिली के तट से टकराकर ये आगे बढ़कर कहाँ तक चला जाता है? पेरू के तट तक चला जाता है। इसलिए इस जलराशि को हम क्या कहते हैं, या इस जलधारा को हम क्या कहते हैं? पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। और इसको हमने बोर्ड में नंबर दिया है 5, तो मैंने यहाँ पर 5 नंबर डाल दिया। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए, और इस तरीके से प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराओं का ये चक्र कंप्लीट होता है। तो क्लियर हुआ आपको प्रशांत महासागर की सारी जलधाराएं? एक बार रिकॉल कर लें, एक बार फिर से देख लें, है ना, कि कैसे कैसे ये जलधाराएं बनी। देखें, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं प्रशांत महासागर की जलधाराओं को। देखें, प्रशांत महासागर, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र में 20 डिग्री अक्षांश के बीच में अत्यंत मंद गति से एक पवन चलती है, जिसको हम प्रतिविषुवतीय पवन कहते हैं। ये जो प्रतिविषुवतीय पवन है हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, विशेष बात है, कि ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ये वाला पश्चिमी भाग है, और ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। इसको आप याद रखें, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो जब ये पवन चलेगी तो अपने साथ जलराशि भी लेकर के जाएगी। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर से पवन की उत्पत्ति होती है। ये पवन कुछ जलराशि को लेकर के आती है, और ये कहाँ टकराती है? पूर्वी तट पर, ये जो इक्वेडोर है यहाँ टकराती है। ये जलराशि इक्वेडोर से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर जाती है। उत्तर की ओर जैसे ही ये 10 डिग्री अक्षांश तक आती है तो उधर से व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें इसको पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ देती हैं, और ये जलधारा जो कोलंबिया से लेकर के इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के तट तक चलती है, इस जलधारा को हम बोल देते हैं उत्तर विषुवतीय जलधारा। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नंबर डाला हुआ है। समझ में आ गया? उत्तर विषुवतीय जलधारा कोलंबिया से लेकर के कहाँ तक? फिलीपींस के तट तक। फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराकर ये जो जलधारा है, फिलीपींस के पूर्वी तट के किनारे किनारे ताइवान होते हुए, जापान के दक्षिणी द्वीपों से होते हुए उसके होंशु द्वीप तक चले जाती है। तो फिलीपींस से जापान के होंशु द्वीप तक जो जलधारा चलती है, इस जलधारा को हम नाम दे देते हैं क्यूरोशियो जलधारा। ये सेकंड 2 नंबर मैंने डाला हुआ है, तो ये क्यूरोशियो जलधारा। ये जो क्यूरोशियो जलधारा है, इसकी कुछ शाखा जापान के द्वीप से टकराकर यहाँ पर पूर्वी सागर या जापान सागर है, उसमें एक शाखा इसकी चले जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं सुशीमा जलधारा। तो सुशीमा जलधारा भी कैसी जलधारा होगी? तो क्यूरोशियो की एक शाखा है, तो क्यूरोशियो गर्म है, तो सुशीमा भी गर्म होगी, इसलिए वो भी एक गर्म जलधारा है। तो इसको हमने 3 नंबर दे दिया यहाँ पर। ये जैसे ही आगे बढ़ती है, जापान के होंशु द्वीप तक आती है, तो होता ही है कि यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से वो फिर किधर मुड़ जाती है? पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व चलती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और ये जो अमेरिका और कनाडा का पश्चिमी भाग है, जिसको हम ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहते हैं, उसमें आकर के टकराती है।
तो इसे इसका नाम हो जाता है, क्या नाम देते हैं इसे, उत्तर प्रशांत प्रवाह। तो ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है आपने देखा कहाँ से कहाँ तक चल रही है, जापान से लेकर के कहाँ तक, अमेरिका और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र तक। इस ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से टकराने के बाद ये जो जल राशि है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा दक्षिण में आती है जो आगे चलकर यहाँ पर कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है उसमें मिल जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर कनाडा के तट से होते होते अलास्का, अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, अलास्का तक जाती है, इसलिए इस जलधारा का नाम हो जाता है अलास्का जलधारा। तो याद रखना अलास्का जलधारा, आप ये मत सोचना अलास्का बहुत ज़्यादा उच्च अक्षांश पर है इसलिए वहाँ ठंडी जलधारा चलेगी, नहीं, बल्कि यही जलधारा आगे बढ़ी इसलिए अलास्का जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण विश्वती जलधारा। तो दक्षिण विश्वती जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी। तो वही जो कुछ जल ऊपर गया था और कुछ जल नीचे आया था, प्रति विश्वती धारा का जो जल था इक्वेडोर से टकराकर, जो जल नीचे आया वो कहाँ तक आ गया, फिर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ गया। तो व्यापारिक पवनें 10 डिग्री अक्षांश से चलती हैं, 10 से 30 के बीच में। तो जैसे ही उस क्षेत्र में आया तो ये जल फिर कहाँ मुड़ गया, ये पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ गया और ये पेरू से लेकर के ये जो जलधारा है ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी तट में आकर के टकराती है। इसको हम नाम दे देते हैं दक्षिण विश्वती जलधारा। ये 6 नंबर हमने डाला है इसलिए मैंने 6 नंबर जो है इसमें दे दिया है। ये पापुआ न्यू गिनी से टकराने के बाद पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी तट से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे 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 आगे बढ़ती है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। क्लियर? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को हमने नाम नंबर दे दिया, बोर्ड में 7 नंबर है तो हमने यहाँ पर 7 नंबर दे दिया। क्लियर हुआ आपको? और सबसे लास्ट में मैंने एक जो जलधारा बताई जिसका नाम है एल नीनो जलधारा, और ये जो एल नीनो जलधारा है ये पूरी की पूरी पृथ्वी में चलने वाली, जो महासागरों में चलने वाली जो सबसे खतरनाक जलधारा है उनमें से एक है एल नीनो जलधारा। तो एल नीनो जलधारा की जो उत्पत्ति होती है वो पेरू के तट पर होती है। पेरू का तट मतलब दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर 3 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री अक्षांश के बीच इन जलधाराओं की उत्पत्ति 4 से 5 साल में एक बार होती है, जिसका कारण है वायुदाब प्रतिरूप में अंतर। वायुदाब प्रतिरूप में अंतर होने के कारण 4 से 5 साल में जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस जल राशि को लेकर के ये आगे नहीं बढ़ पाती और यही जो गर्म जल राशि है वो नीचे की ओर पेरू के तट के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगती है। इसी को हम नाम दे देते हैं कौन सी जलधारा, एल नीनो की गर्म जलधारा। तो क्या बोल दिया इसे, एल नीनो की गर्म जलधारा। और इसका प्रभाव मैंने आपको बताया कितनी विनाशकारी है। तो इसका इफेक्ट जो है पेरू के तट पर भी पड़ता है, वहाँ का मत्स्य उद्योग प्रभावित हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी जंगलों में आग लग जाती है, दक्षिण प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हिंद महासागर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ जो हिंद महासागर में हाई प्रेशर बनना चाहिए तापमान बढ़ने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है और जिससे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब हमारे मानसून को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है, हमारे मानसून को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं हमारा मानसून कमज़ोर होता है जिस वजह से हमारा कृषि आधारित जो उद्योग है या हमारा जो औद्योगिक विकास है वो प्रभावित होगा। इसका असर सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए, तो ये थी एल नीनो जलधारा और इस तरीके से हमने प्रशांत महासागर की सारी गर्म जलधाराएं देखी। फिर मैंने आपको बताई ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा में जो पहली जलधारा है वो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा जिसकी उत्पत्ति अपवेलिन के कारण हुई। दूसरी ठंडी जलधारा हमने देखी, अच्छा कैलिफोर्निया की जलधारा की जो उत्पत्ति हुई है जल आगे जाकर के उत्तर विश्वती जलधारा में मिल जाता है। दूसरी जलधारा आयोशियो जलधारा। आयोशियो जलधारा की उत्पत्ति जो होती है ये जो बेरिंग सागर है, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो हिमशिलाखंड पिघलते हैं, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो अतिरिक्त जल राशि होती है वही कमचटका प्रायद्वीप और क्यूराइल द्वीप के किनारे किनारे होते हुए ये आगे बढ़ता है, इसलिए इस जलधारा को कमचटका या कुराइल जलधारा के नाम से जानते हैं। इसकी एक शाखा जो है यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस सागर, उसमें प्रवेश कर जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ओखोटस जलधारा कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको, आयुष्यो की एक शाखा है कौन सी, ओखोटस जलधारा। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, तो जो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, दक्षिण के जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी वजह से जो एक अतिरिक्त जल राशि होती है वो जैसे ही पछुआ पवन बेल्ट में आती है तो पछुआ पवनें जो होती हैं वो किस दिशा में, इस जल राशि को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं और बहुत व्यापक क्षेत्र में चलती है, इसलिए इसको प्रवाह कहा गया, इसको जलधारा भी कहा जाता है।
इसलिए इसको मैंने यहाँ पर 4 नंबर दे दिया, क्योंकि बोर्ड में 4 लिखा हुआ है। और ये इसकी इस जल राशि का कुछ हिस्सा जो है वो चिली के तट से टकराता है, और चिली के तट के समानांतर उत्तर की ओर ये जलधारा जो है चलने लगती है, और ये जलधारा आगे बढ़ते हुए पेरू के तट तक पहुंचती है। इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं पेरू या हम्बोल्ड की जलधारा। हम्बोल्ड एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ड, तो उन्हीं के नाम पर इस जलधारा का नामकरण किया गया है। तो याद रहेगा आपको, पेरू या हम्बोल्ड की ठंडी जलधारा। तो इस तरीके से हमने प्रशांत महासागर की सारी जलधाराओं को आज कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है आपको ये सारी जलधाराएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।